हीना, मेरा नाश्ता कहाँ है? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अपनी माँ से पूछो ना। अरे विनोद बेटा, फिक्र क्यों करता है? तेरी माँ आ गई है ना गांव से, मैं बना रही हूँ आज तेरे लिए नाश्ता। अब रूपा अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाकर लाती है, जो कि आधा से ज्यादा जला हुआ था। ये देखकर विनोद हीना पर नाराज होने लगता है। हीना, ये क्या है? कल रात को ही तो माँ घर आई है और तुमने सुबह होते ही माँ को काम पर लगा दिया। अरे मेरी इतनी भी क्या मजाल जो मैं आपकी माँ को काम पर लगा सकूं? आपकी माँ ने मुझे काम पर लगाया है ताकि मैं आपसे दूर रहूं। अब जैसे ही हिना विनोद से उसकी शिकायत करती है, रूपा अपना पेट पकड़कर रोने लगती है। हे भगवान, मेरा सर दर्द से फट जाएगा। जिंदगी में आज से पहले कभी सर में इतना दर्द नहीं हुआ, पर इस कल मुही की वजह से यहाँ आते ही मेरे सर में दर्द होने लगा। पर माँ जी, दर्द तो आपके सर में है, फिर आपने पेट क्यों पकड़ा है? सच सच बता क्यों नहीं देती कि आप फिर से नाटक कर रही हैं? देख देख बेटा, कैसे तेरी बहू मुझे सताने का मौका ढूंढती है। अब तू ही बता, एक बुढ़िया को कहाँ पता चलता है कि पेट कहाँ है और दर्द कहाँ हो रहा है। अरे कोई तो मुझे मेरे कमरे में छोड़ दो। माँ जी, इतना तेज बनने की जरूरत नहीं है। अरे बस भी करो तुम दोनों सास बहू की लड़ाई में मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया। चलो माँ, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ और वहीं आपका इलाज करवा देता हूँ। आपको दवाई दिलवाकर मैं आपको घर के लिए गाड़ी में भेज दूंगा और मैं टैक्सी में ऑफिस चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तू पहले से ही लेट हो गया है। अब बहू है ना, वो मुझे हॉस्पिटल ले जाएगी। तू जा बेटा, तू जा ऑफिस। अब विनोद ऑफिस चला जाता है, पर माँ के आने के बाद विनोद की सर दर्दी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पूरा दिन निकल जाता है। रात को थका हारा विनोद घर जाता है और विनोद के आते ही घर का ड्रामा एक बार फिर से शुरू हो जाता है। आ गया मेरा बेटा, बहुत ज़्यादा थक गया है ना? अच्छा ये बता, मेरे लिए क्या लेकर आया है बेटा? विनोद, माँ जी को कुछ देने से पहले सोच लेना, मैंने आपसे कुछ मंगवाया था। आप मेरा सामान लेकर आए हैं या नहीं? अच्छा, तो अब तू मेरे बेटे को धमकाएगी हैं? मैं कोई गुंडी नहीं हूँ जो आपकी बेटी को धमकाऊं। मैं उनकी बीवी हूँ और एक बीवी के नाते मैं उनसे अपना सामान मांग रही हूँ जो मैंने उन्हें लाने के लिए कहा था। हाँ चुप कर। विनोद मेरा बेटा है, पहले वो मेरी बात सुनेगा। दोनों सास बहू आपस में लड़ ही रही होती है कि तभी विनोद का बेटा पिंटू वहाँ आता है और अपने पापा के हाथों से बैट बॉल लेकर अपने पापा से कहता है, पापा आप बहुत अच्छे हैं। मुझे पता चल गया कि आप सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते हैं, तभी तो आप मेरे लिए बैट बॉल लेकर आए। इतना बोलकर पिंटू वहाँ से चला जाता है। बेचारा डरा सहमा विनोद भी कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद हीना पूरी रात विनोद से लड़ती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विनोद ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तभी उसकी माँ का कॉल आता है। बेटा, तू अभी तक ऑफिस में ही है? क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, मैं तो काम कर रहा था। आप बताओ, आपने फ़ोन क्यों किया? कुछ काम है क्या? तू तो स्कूल में भी कुछ नहीं करता था, तभी तो निकम्मा का निकम्मा रह गया। खैर बेटा, तू आज ऑफिस से घर जल्दी आ जाना। शाम को मुझे पास वाले मंदिर में जाना है। मैंने सुना है आज वहाँ कीर्तन है। रूपा फ़ोन पर विनोद से बात कर रही होती है और ये सारी बातें सुन लेती है हीना। अब क्या था, अब हीना भी जल्दी से विनोद को फ़ोन करती है और कहती है, देखो विनोद जी, आपने कहा था कि आज आप मुझे शॉपिंग करवाने ले जाएंगे, पर आज भी आपने छुट्टी नहीं की, इसलिए शाम को जल्दी आना और मुझे शॉपिंग करवाने के लिए ले जाना। हिना, हम बाद में कभी शॉपिंग कर लेंगे ना। आज मंदिर में कीर्तन है, माँ को मंदिर जाना है, तो आज हम मंदिर चल लेते हैं। मंदिर? तो फिर ठीक है, आप और माँ जी मंदिर जाकर कीर्तन भजन कीजिए और वहीं पर खाना खा लेना, और हाँ, मुझे भूल जाना। इतना बोलकर हीना गुस्से में फ़ोन रख देती है। ये सारी बातें वहाँ खड़ी रूपा सुन लेती है और अपने बेटे को हीना के सामने फ़ोन करके कहती है, विनोद बेटा, याद से जल्दी घर आ जाना। आज हम मंदिर ही जाएंगे। अच्छा, रखती हूँ फ़ोन। ये सब क्या नाटक है माँ? आपने अभी देखा ना, मैं विनोद जी से बात कर रही थी। आज हम शॉपिंग करने जा रहे हैं।
हाँ मैंने देखा, तभी तो मैंने विनोद को बोला है कि आज वो मंदिर चले। और तू देख लेना बहू, आज मेरा बेटा मंदिर ही जाएगा, क्योंकि मेरा बेटा अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है ना कि अपनी बीवी से। ये आपकी गलतफहमी है माँ जी, विनोद जी मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। गलतफहमी मेरी नहीं बहू, गलतफहमी तेरी है। आज जब शाम को मेरा बेटा मुझे मंदिर लेकर जाएगा, तब खुद ब खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये बात है तो आप भी देखना, विनोद जी माँ से ज़्यादा बीवी को प्यार करते हैं, और आज वो मेरे साथ शॉपिंग करने ही जाएंगे। आज पता चल ही जाएगा विनोद जी के लिए कौन ज़्यादा प्यारा है, माँ या बीवी। अब दोनों सास बहू के बीच में शर्त लग जाती है। शाम को जैसे ही विनोद घर आता है, दोनों उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बेटा मैं तैयार हूँ, अब तू जल्दी से मुझे मंदिर लेकर चल, कीर्तन शुरू भी हो गया होगा। विनोद जी आज आप शॉपिंग करने चलेंगे ना मेरे साथ? अगर आज आपने मुझे शॉपिंग नहीं करवाई तो भूल जाना आपकी कोई बीवी भी है, फिर मैं आपका कोई काम नहीं करूँगी। अपनी माँ के साथ ही रहना, और माँ चली जाए तो माँ के पीछे 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 गाँव चले जाना। हे भगवान, देखो तो इस कलमुही को कैसे मेरे बेटे को ब्लैकमेल कर रही है। मेरे लाल, मेरी तरफ देख, तेरी इस बूढ़ी माँ ने तुझे पाला पोसा है, और ये बीवी भी मैंने ही ला कर दी है तुझे। माँ जी ब्लैकमेल मैं नहीं, आप कर रही हैं अपनी ममता की दुहाई देकर। पर भूलिए मत, अब आपका बेटा किसी का पति बन चुका है, और अब वो मेरी ही सुनेंगे। मेरा बेटा मेरी सुनेगा, वो मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। विनोद जी मेरी सुनेंगे, मैं उनकी बीवी हूँ, और पति हमेशा अपनी बीवी से प्यार करते हैं। विनोद जी आज आप माँ जी को बता ही दीजिए कि आप माँ जी से ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। एक बार मुझे तो बोलने का मौका दो। हाँ हाँ बेटा, तू बोल, और बोल कर दिखा दे अपनी बीवी को कि तू अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है। थोड़ा सब्र रखिए माँ जी, विनोद जी अभी बता देंगे वो किससे ज़्यादा प्यार करते हैं। दोनों सास बहू एक बार फिर शर्त लगाकर आपस में लड़ाई करने लगती है, और तभी वहाँ पिंटू आता है और अपने पिता से कहता है, पापा मैं तैयार हो गया, और मैंने पता लगा लिया है, नीरू आंटी जी हॉस्पिटल से घर आ चुकी है। अब देर मत कीजिए, जल्दी से चलिए ना, आंटी से मिलने जाना है ना। माँ मैं आपको कल मंदिर लेकर जाऊँगा, और हिना तुम्हें भी मैं कल ही शॉपिंग कराऊँगा। आज बहुत दिनों बाद नीरू हॉस्पिटल से घर आई है, मैं ज़रा नीरू को देख कर आता हूँ। अब बिना समय गंवाए विनोद अपने बेटे के साथ अपनी पड़ोसन को देखने के लिए चला जाता है, जिसके बाद दोनों सास बहू अपनी इस शर्त में हार जाती है, और उन्हें पता चल जाता है कि विनोद के दिल में नीरू के लिए घंटी बज रही है। मिस्टर किशन राठी की कपड़ों की दुकान थी, और उनके परिवार में 4 लोग थे। उनकी 23 साल की बेटी सुहानी, छोटा बेटा मोहित और उनकी पत्नी। कुछ दिनों से किशन राठी की दुकान कुछ ठीक नहीं चल रही थी। एक दिन शाम के वक्त, न जाने क्या हो गया है, कुछ दिनों से तो दुकान पर काम धंधा बिल्कुल ही ठप पड़ गया है। पापा मुझे लगता है हमें अपने बिजनेस करने के तरीके को बदलना चाहिए। कहना क्या चाहती हो बेटा? मेरे कहने का मतलब ये है पापा कि मैंने MBA किया है और मुझे बिजनेस की अच्छी खासी समझ है। आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, और आजकल तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अपने बिजनेस का अच्छा खासा प्रमोशन कर सकते हैं। देखिएगा कुछ ही दिनों में हमारी दुकान अच्छी चलने लगेगी। देखो बेटा, तुम पढ़ी लिखी हो, आजकल के जमाने की बातें समझती हो, ये सब मेरे बस की बात नहीं। कोई बात नहीं ना पापा, आपकी बेटी किस दिन काम आएगी, मैं आपकी मदद करूंगी, और आपके बिजनेस को संभालने का सारा कामकाज हाथ से मेरा। लेकिन सुहानी कितना काम करोगी? सारा दिन तो मेरे साथ घर के काम में मदद करती हो, मोहित को भी तो तुम ही तो पढ़ाती हो। अरे तुम्हारे जैसी बेटी तो नसीब वालों के घर में होती है। लेकिन माँ मुझे पापा, आपकी और मोहित की मदद करने में बहुत अच्छा लगता है। देखना कुछ ही दिनों में पापा का बिजनेस दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। लेकिन बेटा, हम तो कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, और मैंने तो तुम्हारे लिए लड़का भी पसंद कर लिया है। पापा शादी होने से पहले ही देख लेना, आपका बिजनेस दौड़ने लगेगा। देखा,
हमारी छोटी सी सुहानी कितनी बड़ी हो गई है, अब अपने पापा के काम में भी हाथ बटाने लगी है। कुछ ही दिनों में सुहानी ने अपने पापा की दुकान का ऑनलाइन प्रमोशन किया और देखते ही देखते रमेश राठी जी की दुकान काफी अच्छी चलने लगी। कुछ महीनों के बाद सुहानी की शादी कार्तिक नाम के लड़के से हो गई। शादी के बाद, कार्तिक, मैं भी तुम्हारे फैमिली बिजनेस में तुम्हारा हाथ बटाना चाहती हूँ। शादी से पहले भी मैंने अपने पापा का काम संभाला है। मैं जानता हूँ सुहानी, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं, मेरे मम्मी और पापा को तुम्हारा इस तरह काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमें इस बात की इजाजत कभी नहीं देंगे। लेकिन इसमें बुराई क्या है? और मैं घर का काम भी कर लूंगी ना साथ में। देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सुहानी, लेकिन मेरे घर वाले थोड़े पुराने ख्यालों के हैं। उनके नजरिए से घर की बहू को सिर्फ अपने पति और अपने घर परिवार का ध्यान रखना चाहिए। कार्तिक की बात सुनने के बाद सुहानी को समझ में आ गया था कि उसे ससुराल में बिजनेस या बाहर जाकर काम करने की परमिशन नहीं मिलने वाली, और इसलिए उसने पूरी तरह से अपने आप को घर के कामों में बिजी कर लिया। सुहानी अपने परिवार का बहुत ख्याल रखती थी। कुछ ही दिनों के बाद कार्तिक के पापा की तबीयत खराब रहने लगी। अब क्या होगा? बिजनेस की सारी जिम्मेदारी अकेले मेरे कंधों पर आ गई है। मैं जानती हूँ आपको मेरा घर से बाहर जाकर काम करना शायद अच्छा ना लगे, लेकिन मैं आप सबकी हेल्प करना चाहती हूँ जब तक पापा की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। क्या तब तक मैं आपके साथ आपका बिजनेस संभाल सकती हूँ? ठीक है बहू, मैं तुम पर बहुत भरोसा करके कुछ दिनों के लिए तुम्हें काम को संभालने की जिम्मेदारी दे रहा हूँ, लेकिन अभी तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसी हालत में तुम्हारा काम करना क्या ठीक रहेगा? पापा, आप उसकी चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। सुहानी ने जैसे ही कार्तिक के बिजनेस को संभालना शुरू किया, कार्तिक का बिजनेस फिर से अच्छे से चलने लगा। बिजनेस की काफी ग्रोथ भी हुई। धीरे धीरे कार्तिक के पापा की तबीयत भी ठीक हो गई और कुछ ही महीनों में सुहानी ने एक छोटी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद सुहानी ने अपने आप को पूरी तरह से घर के कामों में व्यस्त कर लिया। एक दिन उसकी सास ने कहा, बहू, कितनी समझदार हो। जब घर में जरूरत थी तो तुमने अपने पति के काम में भी उसका साथ दिया, और अब तुम अपनी बेटी और परिवार की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से संभाल रही हो। मम्मी जी, एक लड़की को अपने जीवन में सारे काम करने पड़ते हैं, कभी बेटी बनकर, कभी पत्नी बनकर, और कभी माँ बनकर। मैं भी बस वही तो कर रही हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक दिन कार्तिक का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। ये खबर सुनने के बाद कार्तिक का परिवार बेहद दुखी था। मैं भी अब पूरी तरह से काम नहीं कर पाता। सुहानी भी छोटी बेटी की परवरिश में व्यस्त है। पता नहीं इस घर को कौन संभालेगा। न जाने किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे घर को। आपकी तबीयत ठीक नहीं, कार्तिक का एक्सीडेंट, ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। लेकिन बेटा, कैसे करोगी सब कुछ? अभी तुम्हारी बेटी भी बहुत छोटी है, उससे तुम्हारी जरूरत है। माँ, आप उसकी चिंता न करें, मैं अपनी बेटी को अपने साथ रखूंगी। और फिर आप है ना मेरी मदद करने के लिए। मुझसे जितना हो सकेगा उतना मैं तुम्हारी मदद करूंगी बेटा, लेकिन इतने छोटे बच्चे को अपनी माँ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो तुम्हारे बिना थोड़ी देर भी नहीं रहती। कोई बात नहीं माँ, कल से मैं कार्तिक के ऑफिस जाऊंगी और अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगी। अगले ही दिन से सुहानी अपनी 2 महीने की बच्ची को लेकर कार्तिक के ऑफिस जाने लगी और उसके सारे बिजनेस की देखरेख करने लगी। उसकी छोटी सी बेटी कई बार रोने लगती है, लेकिन सुहानी बीच बीच में उसे भी संभाल लेती। वक्त बीता और 3 महीने के बाद कार्तिक का पैर ठीक हो गया। उसने फिर से सब कुछ संभाल लिया और एक दिन, माँ, पापा, आपने देखा ना, सुहानी ने घर के साथ साथ अपनी सारी जिम्मेदारियों को कितने अच्छे से पूरा किया है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। एक लड़की चाहे तो हर रूप में अपने आप को सही साबित कर सकती है, अपने सारे काम पूरे कर सकती है। हमारी सोच गलत थी,
हम समझते थे कि बहू को घर के बाहर जाकर काम नहीं करना चाहिए, लेकिन सुहानी ने हमारी सोच को गलत साबित कर दिया। अगर एक लड़की चाहे तो बेटी, पत्नी, बहू और माँ के रूप में अपनी हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा सकती है। हाँ, उसके लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है और थोड़ी मेहनत भी, लेकिन अपने परिवार को संभालने का मजा अलग ही होता है। और आप सबके साथ की वजह से ही ये सब मेरे लिए पॉसिबल हो पाया। आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया। कार्तिक और उसका परिवार आज बहुत खुश था। कार्तिक के माँ बाप की सोच भी बदल चुकी थी और उनके परिवार पर आई सारी मुसीबतें भी अब दूर हो चुकी थी। मॉम कहाँ हो? अब तो डिवोर्स होकर रहेगा, मुझे नहीं रहना उस जगह। अरे बेटा, ऐसा क्या हुआ जो इतनी रात में ससुराल से इस तरह आ गई है? सब ठीक तो है ना बेटा? मॉम, ऐसे भी कहीं होता है क्या? मुकुल ने प्रॉमिस किया था कि उसके ऑफिस से आने के बाद हम लोग शॉपिंग जाएंगे, लेकिन वो भूल गया। मैं कितने समय से रेडी होके बैठी थी, सब वेस्ट हो गया। अरे ओके बेटा, अभी ना तुम अपने रूम में जाओ, हम लोग कल सुबह इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? अंजलिका का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उसके मम्मी पापा जानते थे कि उस वक्त उसे कुछ भी समझाना बेकार होगा। मुझे लगता है हमें इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। अंजलिका का गुस्सा कहीं उसकी शादी बर्बाद ना कर दे। अरे तुम ऐसे ही परेशान मत होती रहो, अंजलिका अभी बच्ची है, समझ जाएगी। सो जाओ अब, और मुझे भी सोने दो। अगर बच्ची को बचपन से ही लाड़ प्यार के साथ साथ अपना गुस्सा कंट्रोल करना भी सिखाया होता तो आज वो इस तरह ससुराल से घर नहीं आती। बेटा, आई थिंक तुम्हें इतनी छोटी सी बात पर मुकुल के घर से इस तरह नहीं आना चाहिए था। तुम्हें मुकुल से बात करनी चाहिए थी कि नेक्स्ट टाइम वो तुम्हें शॉपिंग पर ले जाए। मॉम, आप भी सबकी तरह मुझे लेक्चर देना शुरू मत कीजिए। आप चाहती हो कि मैं मुकुल को हमेशा कन्विंस ही करती रहूं? उसकी मेरे लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि नहीं? अरे बेटा, मुकुल भी तो थक हार के घर आया होगा ना। और कुछ दिन पहले मेरे बर्थडे पर मेरी सारी फ्रेंड्स आई थी, तब भी वो लेट आया और मेरे लिए गिफ्ट लाना भूल गया। फिर अगले ही दिन गिफ्ट लाकर माफी मांगने लगा। बट मेरी फ्रेंड्स के सामने तो मेरी इंसल्ट ही हो गई ना, उसका क्या? बेटा, मैं तो कहूंगी कि तुम दोनों मिलकर बातें करो, डिस्कस कर लो इस मामले के बारे में। माना कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी इम्पोर्टेंट थी, लेकिन हो सकता है कि मुकुल की भी लेट आने की कोई मजबूरी रही हो। शायद ऑफिस में उस दिन काम ज्यादा हो। रहने दो आप मॉम, आप भी उसी की तरफदारी करने लगे। लगता है शादी के बाद मैं तो आपके लिए कुछ हूँ ही नहीं। जा रही हूँ मैं यहाँ से, अब जो करना है मैं खुद ही करूँगी। अरे पर बेटा सुनो तो। अंजलिका नाश्ता बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगती है। तभी मधु को अपनी बेटी का दिमाग ठिकाने लगाने का एक आइडिया आता है। समधन जी, अंजलिका कल रात को हमारे घर आई थी, तब से यही है, आप चिंता मत कीजिएगा। जी मधु जी, मैं तो समझती हूँ, अभी नए नए शादी हुई है तो इसका मन नहीं लगता होगा यहाँ पर। देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी बेटी की गुस्सा करने की और बात बात पे नाराज़ होने की इस आदत को मुझे ही ठीक करना होगा और उसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। जी बताइए, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ? देखिए, आपको करना ये है कि मधु सविता को अपना प्लान बताती है और फिर दोनों हंसकर फ़ोन रख देते हैं। मॉम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी मेरा साथ देने की जगह मुकुल का साथ देंगे। जा रही हूँ मैं उसी मुकुल के घर। अब आपको मेरी याद आएगी तब भी मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी। बुला लेना अपने दामाद मुकुल को। ठीक है बेटा, अगर यही बात है तो अब वापस मत ही आना यहाँ पर। ये मेरा घर है, तुम तो वैसे भी अब पराई हो गई हो शादी के बाद। मॉम से ऐसे जवाब की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मुझे, क्योंकि बचपन से आज तक कोई बात कभी टाली नहीं गई मेरी, और मेरे नाराज होने पर सब मेरे पीछे पीछे मुझे मनाने दौड़ते थे। लेकिन अब जो कहा है उसे पूरा तो करना ही पड़ेगा।
एंजेलिका पैर पटकती हुई चुपचाप सामान लेकर अपनी कार में ससुराल चली जाती है। जैसे ही एंजेलिका घर में आती है, वहाँ का माहौल शांत हो जाता है। एंजेलिका बिना किसी से कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है। वहाँ दूसरी ओर सविता मधु को फोन करके एंजेलिका के आने के बारे में बता देती है। मधु जी, अब तक तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे आपने कहा था। एंजेलिका आई और सीधा अपने रूम में चली गई, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम सब उसका ख्याल रखेंगे यहाँ। सविता जी, ये तो मैं जानती हूँ कि मुझसे भी बढ़कर प्यार मिलता है उसे आपके घर पर, लेकिन हम ये जो भी कर रहे हैं उसी की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। अब आप जैसा हमने डिसाइड किया है वैसा ही करना। बिरजू, मेरे कमरे में नाश्ता और जूस ले आओ। कुछ देर तक जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो परेशान होकर कमरे से बाहर आकर बिरजू को आवाज लगाती है। बिरजू, अरे बिरजू कहाँ हो? मुकुल, कह दो अपनी बीवी से कि बिरजू घर पे नहीं है, गांव गया है 1 महीने के लिए। मतलब अब सारे काम मुझे खुद ही करने होंगे? ऊपर से कोई मुझसे बात भी नहीं कर रहा। किससे पूछूं, क्या करूं? आइडिया, ऑनलाइन तो खाना मंगवा ही सकती हूँ। भूख से परेशान एंजेलिका ऑनलाइन मेनू देखती है और अपना फेवरेट खाना सिलेक्ट करती है, लेकिन पेमेंट करते समय ऐप में कुछ दिक्कत हो जाती है और ऑर्डर नहीं हो पाता। उफ़ो, अब तो मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा, पर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। अब क्या करूं? मॉम से तो पूछ ही नहीं सकती, वहीं से तो नाराज होकर आई हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी मुझसे सब नाराज हैं। अब एंजेलिका किचन में जाकर किसी तरह कच्चा पक्का खाना बनाकर खाने लगती है। छी, कितना बेस्वाद खाना है। इससे कहीं अच्छा तो मॉम बनाकर खिलाती थी मुझे। और आज उनके घर में जो नाश्ता मैंने गुस्से में छोड़ दिया था, वो तो मेरा सबसे फेवरेट था। पर अब किसी से कह भी तो नहीं सकती, चुपचाप खा ही लेती हूँ। किचन में काम करके एंजेलिका के बिखरे बालों और कपड़ों पर आटा लग गया था और किचन में तो जैसे कुछ देर पहले तूफान आया हो। उसकी ये हालत देखकर मुकुल और सविता को उस पर हंसी भी आती है और तरस भी। मुकुल, तुम बहू को आराम से बिठाकर नाश्ता करवाओ, और मुझे लगता है तुम्हें उससे बात भी करनी चाहिए। मुकुल एंजेलिका को समझाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाता है। सुनो, अब मेरे साथ चलो और डाइनिंग टेबल पर आराम से खाना खाओ। तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया है। मैं तो मुकुल से झगड़ा करके मॉम के घर चली गई थी, और ये फिर भी मुझे ही मना रहे हैं। मानता हूँ कि मैं ऑफिस से लेट आता हूँ और तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता, और तुम्हारी बर्थडे पार्टी भी मेरी वजह से स्पॉइल हो गई। इसलिए मैं बहुत दिन से तुम्हें लेकर कहीं बाहर जाने का सोच रहा था। ये देखो, न्यूयॉर्क की फ्लाइट टिकट्स। हम कल ही 2 हफ्तों के लिए घूमने जा रहे हैं। मुझे माफ कर दो, मैं कितनी बुरी थी जो छोटी छोटी बातों पर तुमसे झगड़ा कर लेती थी। कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाई। बस फिर क्या था, मुकुल उसे प्यार से गले लगा लेता है। लेकिन तभी एंजेलिका को मधु का फोन आता है। बेटा, तुम्हारा किचन में खाना बनाने का पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? पर मॉम, आपको कैसे पता चला इसके बारे में? बेटा, तुम्हारी किचन में अपना बनाया खाना खाते हुए फोटोज मेरे पास पहुंच चुकी हैं। क्या? हाँ।